हे गाइस, आज मैं आपको दुनिया की सबसे अजीब भूमिगत गुफाओं में से एक दिखाने जा रहा हूँ। यह बिल्कुल एक प्राचीन मंदिर जैसी दिखती है, लेकिन जैसे ही हम इन धातु के दरवाजों से अंदर जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। यह पूरी तरह से काला है। मेरा टूर गाइड एक फ्लैश लाइट चमका रहा है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह से देखने के लिए बड़ी रोशनी का उपयोग करना होगा। उन्होंने मुझे एक गाइड लेने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि इतने सारे इंटरकनेक्टिंग चैम्बर्स हैं कि मैं अंदर खो सकता हूँ और पता नहीं चलेगा कि बाहर कैसे आना है। लेकिन एक और गुप्त कारण है कि वे किसी को भी अकेले अंदर नहीं जाने देते हैं। इस वजह से इस बड़े घन जैसी चीज के अंदर एक मानव शरीर है, शायद एक ममीकृत शरीर है। स्थानीय लोगों के अनुसार परदेशप्पा नाम के एक व्यक्ति का शरीर इसके अंदर है। यह बहुत अजीब है, क्योंकि हिंदू आमतौर पर मृतकों को जलाते हैं, लेकिन हम कुछ बहुत ही अजीब देख सकते हैं। आप ताजा कंक्रीट के पैच देख सकते हैं। यह निश्चित रूप से हाल ही में किया गया है। गाइड का कहना है कि यह सिर्फ एक नियमित नवीनीकरण है और वो मुझसे गुफा के अन्य हिस्सों को देखने के लिए जल्दबाजी कर रहा है। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ गया तो मैंने इसे देखा। अंदर क्या है यह देखने के लिए किसी ने छेद किया है, या हो सकता है कि किसी ने सामग्री को लूटने की कोशिश की हो। गौर से देखिए, यह प्राकृतिक गिरावट नहीं है, यह मानव निर्मित है। एक गहरा छेद किया गया है, कम से कम 3 इंच डायमीटर का एक बड़ा छेद। कोई ऐसा क्यों करेगा? यह कौन कर रहा है? वास्तव में इसके अंदर क्या है? मुझे लगता है कि यही कारण है कि उन्होंने इस गुफा को लोहे के गेट से बंद कर रखा है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि वे बिना गाइड के किसी को अंदर नहीं जाने देते, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई इसे नहीं खोल रहा है। गाइड मुझे इस छेद की और जांच करने की अनुमति नहीं दे रहा है और मुझे आगे बढ़ना होगा। लेकिन इसके ऊपर जो है वह मेरे लिए और भी अजीब है। उन्होंने कंक्रीट में उभारदार तकिया बनाया है। क्या कोई इस पर रात को सो रहा है? लेकिन क्या आप पास में दूसरी संरचना को देख रहे हैं? लोगों का कहना है कि इसके अंदर उनका सामान रखा हुआ है। ये प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा प्रचलित अनुष्ठान है। केवल मिस्रवासी ही मृतकों के पास उनके सामान रखते हैं, हिंदू नहीं। लेकिन जब मैं मुड़ता हूँ तो मुझे कुछ और भी अजीब दिखाई देता है। ताबूत के ठीक सामने एक लिंगम है। किसी मंदिर के अंदर या उसके पास भी शव को रखना हिंदू धर्म के खिलाफ है। इस लिंगम में एक अनूठी गंध है और यह कई पत्थरों से बना है। लेकिन यहाँ आप कुछ अजीब देख सकते हैं। शिवलिंग के पास फर्श पर एक छेद, लेकिन उस छेद को हाल ही में चट्टानों के ढेर से ढक दिया गया है। मूल रूप से शिवलिंग पर डाला गया पानी उस छेद से होकर गिरता होगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा? इसके नीचे एक और स्तर, एक गहरा भूमिगत स्तर होना चाहिए। इस गुफा में कई ऐसे गुप्त क्षेत्र हैं जिन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके लिए कारण स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए इसे देखें। यह रास्ता धातु की सलाखों का उपयोग करके पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इन सलाखों को यहाँ रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? दूसरी तरफ क्या है? वे हमसे क्या छिपा रहे हैं? कई अजीबोगरीब गुप्त मार्ग और सुरंगें भी हैं जिन्हें हम आसानी से मिस कर सकते हैं। अधिकांश पर्यटक इन्हें पूरी तरह से मिस करेंगे, क्योंकि टूर गाइड्स ऐसे नैरो विजन के साथ छोटी फ्लैश लाइट का उपयोग करते हैं। हालांकि हम हर जगह ऐसे कई विशालकाय छेद देख सकते हैं जो देखने में बेहद अजीब लगते हैं। देखें कि अगले 30 सेकंड में मुझे कितने द्वारों से गुजरना है। वे सीधे नहीं हैं, वे टेढ़े मेढ़े तरीकों से बनाए गए हैं। हर बार जब आप एक द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपको और अधिक द्वार मिलेंगे और आप अंत में कई मार्गों में से एक को चुनना चाहेंगे। यह बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह है। एक भूल भुलैया जहां आप आसानी से खो सकते हैं। लेकिन कुछ अजीब है, दरवाजे इतने छोटे और संकरे हैं कि आपको उनमें से सिकुड़ कर निकलना पड़ता है। उनमें से लगभग सभी 5 फीट से कम लंबे हैं।
इसलिए आपको हर समय झुकना होगा। आपने पहले जो देखा वह वास्तव में एक लंबा द्वार था, लेकिन इस तरह के दरवाजे असली समस्या हैं। यह शायद केवल 3 फीट लंबा है और वृद्ध लोगों और क्लस्ट्रोफोब्स के लिए उपयुक्त नहीं है। और कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि प्राकृतिक चट्टानों को काटना और इन मार्गों को बनाना बहुत कठिन है, इसलिए बिल्डरों ने अपने काम को करने के लिए छोटे रास्ते बनाए होंगे। ध्यान से देखिए, यह कोई कटी हुई चट्टान नहीं है। उन्होंने इसे आयताकार पत्थर के ब्लॉक्स लगाकर बनाया है और फिर उन्होंने दीवार पर बड़े करीने से प्लास्टर किया है। उन्होंने कृत्रिम रूप से इस दीवार को बनाया है। उन्होंने उद्देश्यपूर्ण तरीके से द्वार को छोटा और उपयोग में कठिन बना दिया है, जिससे हमें आश्चर्य हो कि क्या इसका उपयोग मनुष्यों द्वारा किया गया था। लेकिन यह केवल द्वार नहीं है जो वास्तव में छोटा है, पूरा क्षेत्र छोटा है। और गाइड यह सुनिश्चित कर रहा है कि मैं छत में अपना सिर ना मार लूं। जैसे जैसे हम गहरे और गहरे भूमिगत क्षेत्र में जाते हैं, मार्ग सक्रिय और सक्रिय होते जा रहे हैं और वे अधिक से अधिक जटिल होते जा रहे हैं। यह एक अत्यंत टेढ़े-मेढ़े ढंग से निर्मित है। ऐसे दरवाजे हैं जहां से मैं झुक भी नहीं सकता। मुझे बैठना पड़ता है और उनसे गुजरने के लिए मेढक की तरह चलना पड़ता है। और उन सभी को विशेष रूप से इस तरह से बनाया गया था। आप अच्छी तरह से प्लास्टर की गई दीवारों को देख सकते हैं। दरवाजे आमतौर पर आसानी से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें मनुष्यों के लिए जानबूझकर मुश्किल क्यों बनाना पड़ा? कुछ दरवाजों में आप रहस्यमयी आकृतियों को उकेरा हुआ देख सकते हैं। वे कौन हैं? यह आकृति द्वार की ओर क्यों देख रही है, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रही हो? अब इस गुफा का निर्माण किसने और कब करवाया था? गाइड द्वारा दिया गया मानक उत्तर यह है कि इसे 1700 साल पहले एक राजा ने बनवाया था, जो हार गया था और अपने दुश्मनों से छिपना चाहता था। यह एक हास्यास्पद कहानी है। आप जानते हैं कि यह कृत्रिम गुफा कितनी बड़ी है? इसका क्षेत्रफल 6 मिलियन वर्ग फुट से अधिक है। यह एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान के आकार का 100 गुना है, लेकिन यह कम से कम 80 फीट गहरा भी जाता है, जिससे यह और भी बड़ा हो जाता है। इस तरह एक भूमिगत गुफा बनाने के लिए आपको हजारों मजबूत आदमियों की जरूरत है। और उन आदमियों के साथ राजा इस गुफा को बनाने के बजाय अपने दुश्मनों को आसानी से हरा सकता था। और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे इतनी बड़ी निर्माण परियोजना को गुप्त रूप से किया जा सके। कुछ लोगों का तर्क है कि यह एक स्कूल के रूप में बनाया गया था, लेकिन एक जटिल भूल भुलैया जैसी डिजाइन के साथ एक भूमिगत स्कूल को बनाने की क्या आवश्यकता है? कल्पना कीजिए कि आज कुछ ऐसा ही बनाना है। यह आधुनिक मशीनों के साथ भी एक मोन्यूमेंटल टास्क होगा। सबसे पहले आपको इस विशाल मात्रा के जितना प्राकृतिक चट्टानों को निकालना होगा। फिर आपको विशाल ग्रेनाइट ब्लॉकों को काटना होगा और उन्हें खंभों और बीमों में बदलना होगा। फिर इन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए हर जगह रखा जाना चाहिए कि गुफा समय के साथ या भूकंप के दौरान ढह न जाए। ये इस निर्माण के बहुत ही बुनियादी हिस्से हैं और मैं अभी के लिए डिजाइन, जल संचयन और वेंटिलेशन जैसी जटिलताओं को छोड़ रहा हूँ। लेकिन आज कुछ इस तरह का निर्माण करना मशीनों के बिना बहुत मुश्किल और लगभग असंभव होगा। लेकिन यह संरचना मूल रूप से कब बनाई गई थी? यह कब बना था? कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि इसे 1700 साल पहले बनाया गया था, लेकिन जब मैंने पुरानी पुरातत्व रिपोर्टों को खंगाला तो मुझे कुछ चौंकाने वाला लगा। यह 3200 साल पहले बना हुआ हो सकता है। शुरुआती खुदाई से पता चलता है कि उन्हें लौह युग से संबंधित वस्तुएं मिली, जिसका अर्थ है कि गुफा का उपयोग 3200 साल पहले किया गया था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें एक ताबूत का हिस्सा मिला, जो मिस्र के ममी होल्डर्स के समान था। उन्हें मानव अवशेषों के साथ एक प्राचीन बर्तन भी मिला। उन्हें कई तरह के सिक्के भी मिले, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता चलता है।
एक रोमन डेनारियस सिक्का, राजा वूती से संबंधित एक चीनी सिक्का और सातवाहन काल का एक भारतीय सिक्का, सभी 1700 साल से अधिक पुराने हैं। ये सिक्के गुफा को कम से कम 500 साल पीछे ले जाते हैं। व्यापार और विदेशी संबंध 200 ईसा पूर्व के आसपास भी मौजूद रहे होंगे। आमतौर पर विकिपीडिया सभी प्राचीन संरचनाओं की समय सीमा देता है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि यह चंद्रवल्ली गुफाओं के समय रेखा के बारे में कुछ क्यों नहीं कहता, क्योंकि यह रहस्य में डूबा हुआ है। यहाँ एक बहुत ही अजीब संरचना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? गाइड इसे सिंहासन के रूप में समझाता है, लेकिन कोई भी इस पर आराम से नहीं बैठ सकता है। इसके अंदर एक दबाव है। आप किसी भी कोण में नहीं बैठ सकते। आप अपनी पीठ कहाँ रखेंगे और आप अपने पैर कहाँ रखेंगे? आप केवल अंदर जा सकते हैं और ताबूत की तरह लेट सकते हैं। तो यह क्या है? पीछे कुछ डरावना है। यह गड्ढा मात्र 1 फुट चौड़ा है। कोई इससे कैसे रेंग सकता है? इसमें छोटी सीढ़ियां क्यों हैं? अगर कोई रेंग भी ले तो उन्हें सीढ़ियों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सीढ़ियां चलने के लिए बनी हैं, है ना? यदि आप इन सीढ़ियों से चल रहे हैं और इस द्वार में प्रवेश कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, तो आपको कितना छोटा होना चाहिए? वास्तव में इस दीवार के पीछे क्या है? दूसरी ओर यहाँ कुछ भी नहीं है। द्वार बाईं ओर है। उन्होंने इतना छोटा छेद क्यों बनाया? मेहनत को कम करने के लिए? एक बड़ा द्वार बनाने के बजाय उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा छेद बनाया। नहीं, यह उनके द्वारा बनाई गई कृत्रिम दीवार है। तो छेद को विशेष रूप से छोटा होने के लिए डिजाइन किया गया था। गाइड इस क्षेत्र को एक शयन कक्ष के रूप में समझाता है, जहां लोग सोएंगे। माना जाता है कि यह ईंट से बने बिस्तर हैं। यह मेरे लिए बहुत अजीब है। छत को देखिए, यह बहुत नीची है। उन क्षेत्रों में सीधा खड़ा होना असंभव है। इस तरफ एक विशाल ढलान है जिसके कई अलग अलग स्तर हैं। यह मुझे उन कारखानों की याद दिलाता है जहां माल एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम से विभिन्न रास्तों पर जाता है। लेकिन एक बात साफ है कि ये इंसानों के लिए नहीं बना है। ये सोने के लिए बिस्तर नहीं है। आप वहां सो नहीं सकते हैं। आपकी सांस छत से टकराएगी और आपके चेहरे पर वापस आएगी। अगर आप कोशिश कर कर वहां रेंग कर लेट भी जाएं तो भी। और दूसरी तरफ वह निश्चित रूप से सिंहासन नहीं है। यह वास्तव में क्यों बनाया गया था? इस गुफा का मूल उद्देश्य क्या था? तो इस गुफा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसे क्यों बनाया गया था? आम धारणा कि यह एक छिपने की जगह या स्कूल था गलत है। तो उन्होंने इस क्षेत्र में खुदाई करने का फैसला क्यों किया? उन्होंने सिर्फ एक कृत्रिम गुफा नहीं बनाई, उन्होंने एक भूमिगत गुफा बनाई जो जमीन में गहराई तक जा रही है। मुझे लगता है कि हम केवल आइसबर्ग की नोक को देख रहे हैं। बहुत गहरी सुरंगें और मार्ग बंद हैं। तो प्राचीन बिल्डरों ने इतनी मेहनत से इतनी गहरी खुदाई क्यों की? क्या वे सोने के लिए खनन कर रहे थे? यह क्षेत्र, कर्नाटक राज्य, सोने के मामले में बहुत समृद्ध है और यहाँ की कई अस्पष्टीकृत संरचनाएं साबित करती हैं कि यह एक खनन स्थल था। उदाहरण के लिए इसे देखें। गाइड इस संरचना को बाथटब कहता है, लेकिन यह जटिल लगता है। एक बड़ा टैंक है जिसमें एक छोटा सा गड्ढा है। हम नीचे छेद देख सकते हैं, लेकिन नहाने के लिए इतनी जटिल व्यवस्था की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि स्नान करने के तुरंत बाद आराम करने के लिए यह पास में एक सोफा है। मैंने कभी किसी को नहाने के बाद आराम करते हुए नहीं देखा। यहाँ स्नान करना वास्तव में थका देने वाला रहा होगा। लेकिन यह वास्तव में स्वर्ण के लिए वॉशिंग सिस्टम है। वे इसे वॉश प्लांट कहते हैं। आज भी लोग जमीन से सोने का अयस्क लेते हैं और इसे धोने के लिए कई टैंकों से गुजारते हैं और शुद्ध सोना निकालते हैं। यह एक आधुनिक वॉश प्लांट है और आप देख सकते हैं कि पानी और अयस्क को कई चरणों में, कई कंटेनरों में कैसे चलाया जाता है। अब हम तथाकथित सिंहासन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। यह सोने को धोने या संसाधित करने के लिए एक उथला टैंक है और ऊपर के छेद का उपयोग सोने के अयस्क
या पानी या दोनों को टैंक में गिराने के लिए किया जाता है। यदि आप सोने के खनन में आधुनिक समय के स्लुइस बॉक्स को देखते हैं, तो इसमें जमा करने के लिए छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, जैसा कि हम इस छेद में देखते हैं। शायद यह एक प्राचीन समान प्रणाली थी, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही शानदार है। प्राचीन बिल्डरों ने एक जल चैनल प्रणाली तैयार की होगी, जो बाहरी स्रोत से पानी लाती है। हम देख सकते हैं कि पानी अभी भी यहाँ प्रवाहित हो रहा है, लेकिन प्राचीन पाइपलाइन प्रणाली बंद हो गई होगी और कोई नहीं जानता कि इसे कैसे ठीक किया जाए। वे शायद यह भी नहीं जानते कि यह मौजूद है। यही कारण है कि हमें अभी भी कई जगहों पर पानी रिसता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि सोने का खनन बताता है कि हर जगह बर्तन क्यों बनाए गए हैं। आप यहाँ 3 बर्तन खुदे हुए देख सकते हैं और केंद्र में एक कंटेनर है। इसके अंदर आप और भी बर्तन देख सकते हैं, जो सोने और समृद्धि के प्रतीक हैं। लेकिन दीवारों पर कुछ और है जो और भी अजीब है। यह रिक्त स्थान क्या है? गाइड के अनुसार ये लैंप होल्डर हैं। लोग हर गुंबद के आकार की संरचना में एक साधारण तेल का दीपक लगाते होंगे, क्योंकि यहाँ अंधेरा है। लेकिन इन लैंप होल्डरों से पूरी दीवार क्यों ढकी गई? एक कमरे में उन्हें कितने दियों की जरूरत है? ऐसा नहीं लगता है कि आपको कमरे की एक तरफ 20 लैंप की जरूरत हो और दूसरी दीवारें खाली हैं। और भी दिलचस्प बात यह है कि कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से अंधेरे क्षेत्रों में, कोई लैंप होल्डर नहीं है, जहां आपको वास्तव में प्रकाश की आवश्यकता होती होगी। एक और रहस्य वेंटिलेशन सिस्टम है। यह माना जाता है कि यह सबसे गहरा क्षेत्र है जिसमें मुझे जाने की इजाजत है। यह 80 फीट गहरा है, फिर भी यहाँ बहुत अच्छा वायु प्रवाह है। मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि सभी भूमिगत कक्षों को जोड़ने वाले जमीनी स्तर से वेंटिलेशन शाफ्ट हैं। टेरेंक्यू और एलोरा गुफाओं जैसी अधिकांश प्राचीन भूमिगत संरचनाएं गहरे कक्षों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बेलनाकार वेंटिलेशन शाफ्ट का उपयोग करती थीं। इसलिए इस गुफा का निर्माण जल्दबाजी में नहीं किया गया था। यह शुरू से अंत तक एक बहुत ही सुनियोजित संरचना है। यह तब स्पष्ट होता है जब हम निर्माण के लिए एक भाग के रूप में उपयोग की जाने वाली 5 विभिन्न सामग्रियों को देखते हैं। चौकोर ग्रेनाइट ब्लॉक्स, ईंटें, चूना, मोर्टार, मिट्टी और छत के रूप में प्राकृतिक ओवरहैंगिंग रॉक। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप पारंपरिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं या यह एक प्राचीन सोने का खनन स्थल था? मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब करें। बाय।